लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरी नींद एक झटके के साथ खुल गई। ऐसा लगा कि मुझे सोते हुए 1 घंटा बीत गया है। ड्रीम लाइट जल रही थी। सामने वाली दीवार पर टंगी घड़ी में समय देखा। अभी 1:45 ही बजे थे। 15 मिनट की नींद ने ही मेरी आधे दिन की थकान दूर कर दी थी। दोनों बच्चों की गहरी नींद में सोया देख उनके बीच तकिया लगाकर मैं उठी। हाल में जब देखा जनाब टीवी पर फिल्म देख रहे थे। मैं चुपचाप दबे पाँव लॉन की तरफ निकल गई और अपनी मनपसंद जगह पर बैठ गई। छोटे से बंगले के बाहर 20 बाई 8 फुट का लॉन मुझे दुनिया का सबसे सुकून भरा कोना लगता था। यहाँ बैठकर मैं दूर दूर तक फैले आसमान को सिर उठाकर निहारती। ऊपर फैली आकाश गंगा के तारों से रिश्ता बनाने की कोशिश करती। तभी अंदर से उनकी आवाज़ सुनाई देती। कहाँ हो भाई? यही हूँ, कहाँ जा सकती हूँ मैं? मुझे लगता है कि वे भी एक सितारा ही हैं जिन्हें संभालने के लिए यहाँ नीचे मेरे पास भेज दिया गया है। विचारों के स्पेस यान में बैठे बैठे मैं न जाने कहाँ कहाँ घूम जाती। कभी कभी लगता है कि साइंस फिक्शन देखने का ही नतीजा है ये। अभी कुछ महीने पहले ही मैंने 2 सितारों को पास पास देखा था। वे अक्सर दिख जाते थे। मैं सोचती थी, क्या हमारी तरह इन तारों की भी शादियाँ होती हैं या इनके यहाँ कोई और तरीका होता होगा साथ रहने का। शादी का ना सही, गुरुत्वाकर्षण का तो बंधन रहता ही होगा। तभी तो धरती सूर्य के और चंद्रमा धरती के मोह पास में बंधे हैं। पति पत्नी ही क्या, दुनिया का हर इंसान किसी न किसी नाते, बंधन या कॉन्ट्रैक्ट में बंधा रहता है। यह बंधन है तभी गति है। जिस दिन बंधन ढीला पड़ने लगता है उस दिन गति बाधित होती है और टकराहट होने लगती है। ना बिल्कुल अजीब सा विसंगति में संगति। तभी ऑटो रिक्शा रुकने की आवाज़ की दिशा में मैंने देखा। बंगला नंबर 10 वाली सारा थी। मेरे बंगले का नंबर 9 है। उसे मेरे पड़ोस में आए हुए 8 महीने हो गए और इन 8 महीनों में उससे मुलाकात कितनी बार हुई मैं गिनने लगी। एक तो जुलाई में जब मेरी बेटी ऐश्वर्या का बर्थडे था। औपचारिकतावश पड़ोसी होने के नाते मैंने उसे बुला लिया था। वह आधे घंटे रुकी थी। इतनी ही देर में वह दोनों बेटियों से काफ़ी घुल मिल गई थी। उसकी आंखों में ममत्व की एक किरण झिलमिला गई थी। उस दिन उसका वो रूप मुझे बहुत भाया था। तभी हमारी थोड़ी सी बातचीत हुई थी। उसने बताया कि वह कैथोलिक है और आपके मिस्टर, मैंने पूछा था, वो महाराष्ट्रियन है, संदेश देशपांडे। मैंने उसके लिए खाना मंगवाया। हमने साथ बैठकर खाना खाया। हमारी दूसरी संक्षिप्त सी मुलाकात 1 महीने बाद हुई। ऑफिस के लिए वह निकल रही थी। बाहर का गेट खोलकर वह मेरे घर के अंदर आई। बड़ी बेटी श्वेता सामने ही थी। उसे एक पैकेट पकड़ाया और बोली, ये चॉकलेट्स हैं तुम दोनों सिस्टर्स के लिए। मम्मी को बोलना आंटी यूके से आ गई है। मैं किचन से हाथ धोकर बाहर निकली। तब तक वह गेट के दूसरी ओर थी। मेरी आहट पाकर उसने वहीं से मुझे हाय कहा और एक आत्मीयता भरी मुस्कान छोड़कर मिस्टर के साथ गाड़ी में बैठकर चल दी। जाने क्या बात थी उसकी मुस्कुराहट में जिसने मुझे बांध लिया था। अब मुझे उसका ख्याल रहने लगा था। रोज़ सुबह बड़ी बेटी श्वेता को 7 बजे स्कूल बस लेने आ जाती। घड़ी में 5:30 बजे का अलार्म लगाकर सोती हूँ, मगर 5 बजे ही आँख खुल जाती। उस दिन बिस्तर पर पड़े पड़े ही बाहर से आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ऐसे ही होगा सोचकर मैंने करवट बदली। जाने क्यों इस तरह की अनचाही
अनजानी आवाज़ों या हरकतों पर मैं ध्यान नहीं देती, क्योंकि मैं अपनी ऊर्जा इस तरह की ताक झांक में खर्च नहीं करती जैसा कि अन्य घरेलू औरतें करती हैं। अब दूर ही क्यों जाएं? बंगला नंबर 13 वाली को सब पता रहता है। कौन आया, कौन गया, किसकी नौकरानी का, किसके ड्राइवर से टाका भिड़ा है, कौन जैन होते हुए भी लहसुन प्याज खाता है। फिर भी मुझे उसकी संगत अच्छी लगती है, क्योंकि आप उससे शहर में फैले वायरल या सिंगापुर, हांगकांग में बैठे स्वाइन फ्लू पर, अमेरिका के प्रेसिडेंट पर, नए ग्रह स्माइली पर या किसी भी विषय पर डिस्कस कर सकते हैं। और हाँ, फुसफुसाकर, आंखें मटका मटका कर रात की वो बातें भी कर सकते हैं। उसके साथ बात करने में मज़ा आता था। आवाज़ें अब भी आ रही थी, उठना तो था ही मुझे। मैं किचन में आई, खिड़कियाँ खोली जो बंगला नंबर 10 की ओर खुलती थी। पता चला ये तो उन दोनों की आवाज़ें हैं, और वह भी लड़ने की। मुझे उस दिन की याद आई जब 10-15 दिन पहले मेरी बेटी ने बताया था कि अंकल आंटी झगड़ा कर रहे थे। यहाँ उस रविवार की बात है जब मैं छोटी बेटी को लेकर रात में माँ के घर रुक गई थी और सोमवार को दोपहर को घर लौटी थी। हमारे गुडलक बेंगलोर, जहाँ 18 बंगले थे, वहाँ सभी एक दूसरे से परिचित थे। आत्मीयता न होते हुए भी सभी एक अनुशासन से बंधे थे। एक अलिखित सा नियम था, कोई किसी की निजी जिंदगी में दखल नहीं देता था। आज उनके लड़ने की आवाज़ सुनकर मुझे भी लगा कि उनके बीच कुछ टूट रहा है। इस बात को 10-12 दिन बीत गए। एक रात 2 बजे फिर उनके झगड़ने की आवाज़ आने लगी। मैंने करवट बदली तो पाया वे भी जाग चुके थे। ज़्यादातर तटस्थ रहने वाले ये भी कुछ विचलित लग रहे थे। 10 दिन बीत चुके थे, पर बंगला नंबर 10 की बहस रुकी नहीं थी। मैं बेचैनी महसूस कर रही थी। मैंने इनसे पूछा, जाऊं देखूं क्यों झगड़ रहे हैं ये दोनों। जाने दो, तुम भी क्या देखो, दोनों क्या बढ़िया इंग्लिश में डिबेट कर रहे हैं। जब थक जाएंगे तो अपने आप सो जाएंगे। उन्होंने चुटकी ली। मुझे भी रात के 2 बजे किसी मियाँ बीबी के झगड़े में पड़ना ठीक नहीं लगा, और सचमुच 15 मिनट बाद निस्तब्धता पसर गई। इस बात को 2 दिन बीत गए। आज ये घर अपेक्षा से जल्दी 8 बजे ही आ गए थे। एक पक्के अवसरवादी की तरह मैंने दोनों बेटियों को इनके हवाले किया और जुट गई किचन में। 2 घंटे बाद 10 बजे के करीब हम चारों बिस्तर में हल्ला गुल्ला मचा रहे थे। लेकिन इतनी जल्दी कैसे नींद आती। मैं हॉल के दरवाजे पर थी, तभी 10 नंबर में आहट सुनाई दी। वह मुझे देखकर मुस्कुराई, पता नहीं क्यों। मैंने उसको कहा, फ्री हो क्या? मुझे तुमसे बात करनी है। ओह श्योर, उसने तपाक से कहा। मैंने उससे कहा, तुम दरवाज़ा खोलो, मैं 5 मिनट बाद आती हूँ। इतने महीनों में मैं आज पहली बार उसके घर में अंदर दाखिल हुई। घर एकदम धूल रहित था। ऐसा लग रहा था कि अभी किसी ने डस्टिंग की हो। मैंने नज़र दौड़ाई, किचन का दरवाज़ा बंद था। हॉल में 2 डिम लाइट जल रही थी। बोझिल सी रोशनी पसरी थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि यह रोशनी अंधेरों से लड़ रही है या उजाले को दबा रही है। बात शुरू करने के लिए मैंने पूछा, खाना कब बनाओगी? मैंने उसे हिंदी में ही पूछा। कैथलिक होने की वजह से वह ज़्यादातर अंग्रेजी में ही बात करती है। मैं तो खाकर आई हूँ, उसके लिए थोड़ा कुक करना है, अभी हो जाएगा। फिर मैं असली मुद्दे पर आते हुए बोली, तुम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है? कुछ प्रॉब्लम हो तो कहो। उसने अफसोस भरे लफ्ज़ों में कहा, आई नो,
कई बार हमारी आवाज़ें तेज़ी हो जाती हैं, पर वो जब इस तरह से बात करता है तो हम विमन को भी रोना आता है। इसकी तुम परवाह मत करो कि तुम्हारी आवाज़ बाहर तक जाती है। झगड़े किस मियाँ बीबी में नहीं होते। लड़ो, झगड़ो, रो, मगर फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। मैंने उसे समझाया। मेरी इस बात पर जैसे महीनों से भरे आंसुओं के घड़े से 2 बूंद छलक कर गिर पड़ी। उसने पलकों में बचे हुए आंसुओं को बांधे रखा, मगर अगली बार उसके आंसुओं ने छलकने की गुस्ताखी नहीं की। तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शुरू शुरू में एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। कितने साल हो गए शादी को? मैंने उससे दिलासा देना चाहा। 3 साल से ज़्यादा हो गया है। एक्चुअली हमने शादी नहीं की है, हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा। तड़ाक, जैसे मुझे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। परंतु गिरगिट की तरह मैंने चेहरे के भाव बदल लिए। मैं 33 साल की हूँ, अब इस उम्र में ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं कर सकती। वैसे भी मुझे हार्ट ट्रबल रहता है। 3 साल साथ रहने के बावजूद आज जो हो रहा है उसकी तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी। सोचती हूँ कि ये सब शुरू के 6 महीने में हुआ होता तो मैं अलग होने का डिसीजन आसानी से ले सकती थी, मगर अब वक्त बीतता जा रहा है। उसने धीरे धीरे खुद को खोलना शुरू किया। बोलते बोलते वह उठी और उसने ट्यूबलाइट ऑन कर दी। यह ट्यूबलाइट जली या उसके जीवन की छिपी सच्चाइयाँ खुली, जो तुरंत कमरे में प्रकाश छा गया। यहाँ बैठकर आने वाला कल की रोशनी की झलक मिल जाए। दीवान पर बैठे हुए उसने बोलना जारी रखा। रिलेशनशिप में ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक है? उसे शादी में विश्वास नहीं है, लेकिन हम पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, तो उसको इस रिश्ते की कद्र करनी चाहिए। मेरा भी आत्मसम्मान है। मुझे बंगले का सिक्योरिटी गार्ड आकर बताता है कि साहब तो 1 घंटे तक गाड़ी में बैठकर किसी से बात कर रहे थे। मुझे कितना खराब लगा। इसी बात पर बहस हो रही थी। उसकी 2-3 गर्लफ्रेंड्स हैं, उनके साथ वो लॉन्ग ड्राइव पर जाता है। मैं मौज मस्ती के लिए मना नहीं करती हूँ, घूमने जाओ, अगर आपकी नीयत सही है तो किसी एक के साथ नहीं, पूरे ग्रुप में जाओ। मैं भी जॉब करती हूँ, मुझे भी क्लाइंट्स को लेकर होटल में डिनर के लिए जाना होता है, मगर आज तक कभी भी अकेले नहीं गई। मेरे साथ और भी लोग होते हैं। संदेश को कभी कोई नहीं कह सकता कि हमने सारा को किसी के साथ देखा। अगर आप दूसरों को बढ़ावा देते हैं तभी तो लड़कियां फ़ायदा उठाती हैं। उन्हें लगता है वेल सेटल्ड है, बिना शादी के रहता है, शायद थोड़ा डेटिंग वेटिंग में पड़ जाए। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी थी, चेहरा तमतमा गया था। मेरा मन तो कह रहा था कि उसके मुँह पर कह दूँ, मैडम, ऐसे रिश्ते का ऐसा ही अंजाम होता है। पर उसकी ईमानदारी मुझे अच्छी लगी। ऐसे रिलेशनशिप में भी ऐसी बातें तो आती ही हैं। शादी हुई रहती तो आदमी कितना भी इधर उधर मुंह मारे, घर लौटता ही। एक बंधन होना ही चाहिए, नहीं तो आदमी की फितरत हो जाती है, जिधर देखा चारों उधर मुंह मारा। कभी कभी पत्नियां भी आंखें मूंद लेती हैं, चाहे जितनी आंखें सेक लें, रात होते ही अपने घोंसले में आ जाएंगे। पर तुम्हारे रिश्ते में शादी का बंधन ही नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब शादी कर लेनी चाहिए? मैंने अपनी समझ से
इस नए रिश्ते की व्याख्या की। मेरे चाहने से क्या होता है? संदेश तो शादी के लिए तैयार ही नहीं। मेरी मॉम ने तो उम्मीद ही छोड़ दी है। वह बोली, और उसके पेरेंट्स, वे तो बहुत चाहते हैं। उसकी मम्मी से मेरी अच्छी ट्यूनिंग है, मगर संदेश समझता ही नहीं है। जब भी शादी की बात करो तो उसका दिमाग खराब हो जाता। उसको क्या पता, औरत तो मैं हूँ, मुझे क्या क्या भोगना पड़ रहा है। एक लड़की का अक्सर मेरे मोबाइल पर फ़ोन आता है और वह मुझे इतना सुनाती है, गालियाँ देती है, कहती है कि संदेश उसका है, मैं उसका पीछा छोड़ दूँ। मुझे बिच कहती है, मगर अब अगर हमारी शादी हुई होती तो क्या मजाल है कोई किसी की पत्नी को गाली दे। उसका गला भर उठा। उसने एक दो घटनाएं और सुनाई। कैसे एक बार सड़क तक 3-4 लड़के मोटरसाइकिल पर उसके पीछे आ गए थे और उससे कह रहे थे, संदेश का तो निशा के साथ लफड़ा चल रहा है, वो मुझे लात मारकर निकाल देगा। चल हमारे साथ चल, मील बांट कर ऐश करेंगे। दूसरी घटना में रात को घर से पहले वाले सिग्नल पर एक मोटरसाइकिल वाला एक पैकेट उसके रिक्शे में फेंक कर भाग निकला था। घर आने पर उसने संदेश को खोलने को दिया। संदेश ने खोला, एक गुलाब का था और साथ में था कॉन्डोम का एक पैकेट। उस दिन वह बहुत रोई। इस पर संदेश का जवाब था, इसमें वह क्या कर सकता था। अब उसने अपने कमिटमेंट सेक्रीफाइस की दुहाई दी तो उसका जवाब था, इस तरह अपने सेक्रीफाइस का नाम लेकर मुझे गिल्ट मत भरो। किसने कहा था ज़बरदस्ती मेरे साथ रहो? रहना है तो रहो, नहीं तो चली जाओ। सारा आज मुझे सब कुछ बता देना चाहती थी। वह आगे बोली, जब वह झगड़ता है तो नफ़रत होने लगती है उससे। मैं बेडरूम में रोती रहती हूँ और वह हॉल में मज़े से टीवी देख रहा होता है। मगर जब सब कुछ ठीक रहता है तो मुझे लगता है कि हाँ, यही वह शख्स है जो मुझे पसंद है, जिससे मैं प्यार करती हूँ। जब तुम्हारे रिश्ते में अभी भी प्यार की गुंजाइश है तो तुम्हें हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। आफ्टर ऑल, ये तुम्हारा ही बसाया घर है। चाहे कितना भी झगड़ा क्यों ना हो, तुम कभी भी अपना घर छोड़कर मत जाना। अगर वह जाने लगे तो अपने ईगो को एक तरफ रखकर दरवाजे पर खड़ी हो जाना। उसे भी जाने मत देना। मेरे ख्याल से जिस दिन तुम दोनों में से किसी ने दहलीज पार कर दी, फिर शायद तुम्हारे रिश्ते का अस्तित्व ही न बचे। यू आर राइट, पर मुझे जाना पड़ेगा। फ्राइडे को उसके मम्मी डैडी आ रहे हैं। उसकी मम्मी सब समझती है, लेकिन मैं उसके डैडी की रिस्पेक्ट करती हूँ। उनके सामने मैं संदेश के साथ नहीं रह सकती। जब तक वे यहाँ रहेंगे, मैं अपनी मम्मी के घर रहूँगी। उनके जाने के बाद आऊँगी। उसने दृढ़ शब्दों में कहा। टेक केयर, गुड नाइट कहकर मैं बाहर निकल आई। अपने घर में दाखिल होते ही आदतन मेरी नज़र ऊपर उठ गई। आसमानों में सितारों का हुजूम रोज की तरह सजा हुआ था। सारी रात मैं गहरी सोच में थी। लिव इन रिलेशन में कपल्स का रहना नई बात नहीं रह गई है। सुबह अलार्म से ही नींद खुली। एक बार जो खुली तो मैं जैसे रात गई बात गई के अंदाज में अपनी गृहस्थी की धुरी में घूमने लगी। 3-4 दिन में खूब व्यस्त रही। कभी कोई घर आ गया तो कभी कोई टाउन जाना पड़ गया, तो कभी घर में कई दिनों तक रुके हुए काम निपटाने में लगी रही। इन दिनों में भूल ही गई थी कि कौन सा बंगला नंबर 10, कौन सारा, कौन संदेश। उस दिन गुरुवार था। दोपहर का 2:30 बज चुके थे। मैं दोनों बेटियों को सोने के लिए बेडरूम में जाने के लिए कह रही थी, तभी बाहर से गेट खुलने की आवाज़ आई। मैंने
बेटी से कहा, श्वेता देखो तो कौन है। वह दरवाजे की ओर लपकी। उसने वहीं से बताया, सारा आंटी है। सारा, अंदर आ जाओ। मैंने दरवाजे के करीब आते आते आवाज़ लगाई, इट्स ओके, मैं मम्मी के घर जा रही हूँ। और वह कंधे पर एयर बैग थामे सड़क की ओर घूम गई। गेट के पास पहुंचकर वह मुड़ी, पर मैं आऊँगी ज़रूर दीदी। उसकी आंखों से निकलकर आंसू की 2 बूंद गालों पर ढुलक गई। मैं स्तब्ध खड़ी रही। उसके चले जाने के बाद याद आया, कल शुक्रवार है। संदेश के पेरेंट्स आने वाले हैं। कैथलिक होते हुए भी लिव इन रिलेशनशिप की सोच रखने वाली औरत हिंदुस्तानी संस्कृति से कितनी जुड़ी हुई है। उसमें इतनी लोक लाज तो बची है कि वह अपने पुरुष के पेरेंट्स के सामने बिना शादी के रहने की शर्मिंदगी नहीं उठा सकती। जाने दिन भर कैसी बेचैनी बनी रही। रात सारे काम निपटा कर मैं लॉन के उसी कोने पर जा बैठी। आसमान चांदनी से नहाया हुआ था। तारों की अलग अलग आकृतियाँ बनी रही थी। आज मुझे वह युगल तारे नज़र नहीं आए। यहाँ वहाँ ढूंढा, शायद उन्होंने अपना आशियाना कहीं और बसा लिया हो, लेकिन वह कहीं नज़र नहीं आए। फिर इसे नज़रों का धोखा समझकर मैं अंदर चली गई। अगले दिन सुबह उठते ही अखबार पढ़ने बैठी तो बॉटम न्यूज़ थी स्पेस स्टोरी। पढ़ा कि आसमान में एक युगल तारे अपनी जगह से गायब थे। वैज्ञानिकों के अनुसार एक तारे को ब्लैक होल लील चुका था, तो दूसरा तारा उस बंधन के खुलते ही छिटक कर अपनी आकाशगंगा से दूर जा गिरा था। खबर पढ़ते पढ़ते जाने क्यों आंखें नम हो गई। लगा जैसे यह वही युगल तारे तो नहीं है जिन्हें रात मैंने आसमान में खो दिया। ये सितारे मुझे सारा की आंखों से टूटे हुए सितारों की तरह लगे। क्या सारा का यही अंजाम? नहीं नहीं, मैंने सिर को झटका, क्योंकि मेरे कानों में जाने कहाँ से उसकी आवाज़ गूंज उठी, मैं आऊँगी ज़रूर दीदी। और बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, तुम लौट आना सारा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। थैंक यू।